जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हमारा टॉपिक है परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। इससे पूर्व हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का एक अध्ययन किया था। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक विषय क्षेत्र से हमारा अभिप्राय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। इस विषय के संबंध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख किया जा सकता है। उनको देखिए, विषय वस्तु, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके विषय वस्तु उसके प्रारंभ में दी हुई होती है कि इस पुस्तक के में हमको ये चीज़ें अध्ययन करना होगा। तो जब आप अपने विषय की किताबें खरीदेंगे तो उनमें ये जो चैप्टर देखेंगे वो वाकई में आपके राजनीति विज्ञान की ही तो विषय वस्तु है। तो देखिए, कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ कहा है, इसकी विषय वस्तु के बारे में। जैसे गार्नर ने कहा है कि ये राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज है। हालांकि जैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा अनेक विचारकों ने दी, इसी प्रकार से इसके जो क्षेत्र है वो भी अलग विचारकों ने अलग अलग तरह से बताया, लेकिन सार वही आता है कि राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है। तो गार्नर ने बताया कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा करता है। और तीसरा, उन्होंने बताया कि उक्त खोज और गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान करता है। तो पहली चीज उसने बताई कि राज्य की प्रकृति। तो राज्य की प्रकृति का मतलब क्या है कि राज्य का स्वरूप कैसा है। जैसे वर्तमान में राज्य का स्वरूप कैसा है, वर्तमान में राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। इससे पूर्व जो राज्य था उदारवादी राज्य था, और अब नई विचारक आए हैं, नवोदारवाद की कहने के मतलब बात करते हैं। तो जब लोक कल्याणकारी राज्य की हम बात करें एक उदाहरण के तौर पर, तो लोक कल्याणकारी राज्य को दायी राज्य भी कहा जाता है। दायी माने नेमी स्टेट। दायी का मतलब है कि व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य की उसकी देखरेख करता है। कैसे? जैसे व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है? राज्य के अस्पताल में। व्यक्ति वृद्धावस्था में जब व्यक्ति को राज्य पेंशन देता है, तो यह है एक लोक कल्याणकारी। इसी प्रकार से कहा गया है कि राज्य की प्रकृति, यानी राज्य की प्रकृति समय समय पर कैसी रही। अब लोक कल्याणकारी है, पहले कैसा था और उससे पहले कैसा था। और दूसरा है उत्पत्ति की खोज, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी खोज भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से जब हम राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत पढ़ेंगे, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, मातृसत्तात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, और फिर राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। तो ये राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज की बात करता है। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा। तो राजनीतिक संस्थाओं से अभिप्राय है जैसे संविधान, जैसे सरकार, जैसे विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए संस्थाएं बनती हैं। वो तो अरस्तु ने तो संविधान और सरकार दोनों एक ही बात थी उस समय। संविधानों का वर्गीकरण ही सरकारों का वर्गीकरण था। उसने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया उस समय और बताया कि इनका क्या स्वरूप रहता है, कैसे इनमें परिवर्तन होता है और कौन सा स्वरूप अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों की कि राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप क्या है, उनका इतिहास क्या है, और फिर सर्वोत्तम रूप उनका कैसा होना चाहिए, इन सब बातों की खोज राजनीति विज्ञान में की जाती है। आगे कहा कि उक्त खोज और गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान। तो जब राजनीति की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज कर ली गई, राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप और उनका इतिहास की हमने बात कर ली, तब राजनीति विज्ञान निष्कर्ष निकालता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, वर्तमान व्यवस्था में क्या कमी है, व्यवस्था के सामने क्या चुनौती है और उसका कैसे समाधान
किया जाए तो हम यहाँ इसको कहेंगे कि ये राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान करता है। जैसे हमने समझाया कि पहले उदारवाद था, उदारवादी राज्य हुआ करता था। उदारवादी राज्य का मतलब है कि हस्तक्षेपवादी राज्य। हस्तक्षेप का मतलब है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसकी आर्थिक गतिविधियों में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन इस चीज में कमियां आई, विचारकों, व्यक्ति गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली गई। तो फिर एक नया विचार आया, सकारात्मक उदारवाद आया, लोक कल्याणकारी की राज्य की अवधारणा आई। तो राज्य ने व्यक्ति पर करारोपण शुरू किया, राज्य ने आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू किया, फिर व्यवस्थाओं को सुधारा गया। तो इस प्रकार से जब राज्य में वर्तमान व्यवस्था में क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाएगा, उत्तम समाज की निर्माण कैसे होगा, उत्तम राज्य का निर्माण कैसे होगा, ये सब हम इन सब चीज़ों को, राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं को जानने के बाद ये निष्कर्ष हम निकालेंगे। तो इसको क्या कहा गया कि उक्त खोज और गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान। ये 3 बातें गार्नर ने कही। अब बिलोवी ने कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिन महान विषयों की व्याख्या है वो है राज्य, सरकार और कानून। तो राज्य मतलब हम इसको और आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि राज्य कैसा रहा है, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारंभिक काल में राज्य कैसा था, प्रारंभिक काल में राज्य कैसा था और वर्तमान में राज्य कैसा है। फिर सरकार, सरकार के क्या स्वरूप है, क्या होने चाहिए, क्या रहे हैं, और फिर कानून, कानून का शासन की अवधारणा। ये सब राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु हैं। और इस राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के निर्धारण के लिए यूनेस्को के तत्वाधान में भी एक सम्मेलन हुआ, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सांस्कृतिक संगठन। तो उसके नेतृत्व में 1948 में एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने भी राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को निर्धारित करने का प्रयास किया, राजनीति विज्ञान के पंडितों ने। तो उन्होंने कहा कि राजनीति के सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का इतिहास। राजनीति के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? राजनीति के सिद्धांत को अगर संक्षेप में समझें तो राजनीति के सिद्धांत का मतलब है कि जो सब कुछ राजनीति विज्ञान से संबंधित है वो राजनीति के सिद्धांत में आ जाएगा। राजनीतिक विचारों का इतिहास यानी जैसे प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं उन्होंने समय समय पर अपने जो विचार दिए हैं वो राजनीतिक विचारों का इतिहास है। और एक तरह से वो सिद्धांत भी है, उन्होंने ही तो सिद्धांत दिए। दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं का वही अभिप्राय है जो ऊपर हमने समझा था, सरकार, संविधान, इस प्रकार की संस्थाएं। राजनीतिक दल और दबाव समूह, अब इन्होंने इसमें ये और शामिल किया कि राजनीतिक दल और दबाव समूह वर्तमान लोकतांत्रिक शासनों में राजनीतिक दल मतलब एक तरह से आधार है, बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र संचालित नहीं हो सकता। और दबाव समूह भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो ये राजनीतिक दल और दबाव समूह किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे इनमें नीति निर्माण होता है, इस चीज का अध्ययन भी कहाँ किया जाता है? राजनीति विज्ञान में। और चौथा इन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अभिप्राय है एक राज्य का, एक देश का दूसरे देश से संबंध, और इसके साथ ही विदेश नीति, और इसके साथ ही जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ और बहुत प्रकार के जो संगठन बनते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या संगठन होता है उनका, वो सब इसमें अध्ययन किया जाता है। तो यूनेस्को ने क्या क्या बताए? इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि सन 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीतिक पंडितों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें निर्णय लिया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित समझे जाने चाहिए, जैसे राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक संस्थाएं जैसे संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक व स्थानीय सरकार, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
अब हम देखते हैं और विस्तार से कि विभिन्न विद्वान और यूनेस्को के सम्मेलन में जो विचार व्यक्त किए गए, उनके आधार पर राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को, विषय वस्तु को और को अगर हम मुख्य बिंदुओं में देना चाहें तो वो होंगे कि मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संबंधों और संगठनों का अध्ययन। तो मानव का राजनीतिक जीवन से क्या अभिप्राय है? देखिए, राज्य किसके लिए बना? राज्य बना व्यक्ति के लिए। जब हम राज्य का समझौतावादी सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य क्या है? राज्य एक यंत्र के समान है। और यंत्र क्या होता है? यंत्र व्यक्ति को अपनी सुविधा के लिए काम करता है। तो राज्य किसके लिए है? व्यक्ति के लिए राज्य है, और व्यक्ति के बिना राज्य कुछ भी नहीं है। यानी मानव के बिना तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो व्यक्ति ने राज्य अपने लिए बनाया। तो राज्य के से ही व्यक्ति के लिए ही राज्य के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, और राज्य के संदर्भ में ही व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो देखते हैं मानव का राजनीतिक जीवन। तो राजनीति विज्ञान में मानव के इस राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध होना चाहिए? क्या राज्य व्यक्ति के लिए है या व्यक्ति राज्य के लिए है? राज्य व्यक्ति के लिए है या व्यक्ति राज्य के लिए है? तो ये चीज का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। जब हम हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे तो हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो किसके खिलाफ मिले हुए हैं? वो राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक दखलंदाजी नहीं करेगा। तो क्या कैटलिन ने ही इन बातों को क्या कहा कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी इसमें इस बात का अध्ययन किया जाएगा कि राज्य व्यक्ति के जीवन को किस सीमा तक प्रभावित कर सकता है। ये अगला है राज्य। तो ऊपर भी हमने समझा कि राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति, राज्य कैसा था, कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। पहले राज्य कैसे हुआ करते थे? शुरुआत में जब मानव जीवन की शुरुआत हुई तो छोटे छोटे संघ बना के रहना शुरू किया। एथेनियन लीग, वज्जी संघ, ये बहुत पुराने राज्यों के उदाहरण हैं। लेकिन वर्तमान में राज्य कैसा है? राष्ट्र राज्य। और इस जैसे अरस्तु ने कहा है कि राज्य सदजीवन के लिए अस्तित्व में आया है और उसके लिए बना हुआ है। तो राज्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने इसकी प्रारंभिक परंपरागत परिभाषाओं में पढ़ा कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। तो क्या करते हैं कि अरस्तु ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। गेटेल के शब्दों में भी कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन, और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। तो ये राज्य के भूत, भविष्य और वर्तमान का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। अब कहते हैं कि सरकार का अध्ययन, चूंकि राज्य अमूर्त कल्पना है और इसको मूर्त रूप देने का कार्य सरकार करती है। भाई सरकार नहीं है, राज्य को चलाने वाला यंत्र तो सरकार ही है। तो इसमें सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए, राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से करता है, इसलिए सरकार के बिना राज्य के किसी अध्ययन को
पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक समय था जब सरकार ही राज्य होता था और लुई 14वें शासक कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूं, और राजतंत्रात्मक राज्य में राजा के ही हाथ में शक्ति का समस्त केंद्रीकरण होने के कारण इस प्रकार की बात कही जाती थी। लेकिन वर्तमान में जनता के प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई है। इन परिवर्तनों के साथ ही सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग हो गए हैं। वर्तमान समय में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि शासन को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी कैसे बनाया जाए। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। यानी जब ये बात कहा गया कि मैं ही राज्य हूं, तब वो किस पद्धति के लिए कहा गया? जब राजतंत्रात्मक पद्धति हुआ करती थी। चूंकि वर्तमान में लोकतंत्र है तो वहां पर राज्य को चलाने वाला एक अलग से सरकार है, सरकार के भी अंग हैं। जबकि जब राजतंत्रात्मक हुआ करता था तो राजा ही सब कुछ हुआ करता था, वही राज्य था और वही सरकार था। अगला है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। चूंकि राजनीति विज्ञान है ही समस्याओं का अध्ययन, राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं समस्याओं का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि राज्य किस लिए बनाया? कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य बनाया गया। तो राजनीति विज्ञान इन समस्याओं का अध्ययन करता है, जो समस्याएं चाहे हम गांव से लेकर देश और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सब राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में आती हैं। आज के प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन, इसमें नागरिकों के सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं। आधुनिक राज्य मूलतः राष्ट्रीय इकाई है और स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय समस्याएं हमारे अध्ययन का प्रमुख अंग है। राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की व्यावहारिक रूप में प्राप्ति वर्तमान समय की मुख्य राष्ट्रीय समस्या है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज संपूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। आज के राजनीति शास्त्रियों के द्वारा इस बात का निरंतर विचार किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से उत्पन्न संकट, इस प्रकार की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। यानी राजनीति विज्ञान में समस्याओं के समाधान का अध्ययन किया जाता है। समस्याएं चाहे स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में हर पूरा विश्व एक कोने में एक गांव के रूप में बदल गया है। तो चाहे कोई समस्या कहीं भी पैदा हुई हो, उससे पूरा संसार प्रभावित होता है। जैसे आतंकवाद की समस्या एक विश्वव्यापक समस्या है, और तो राजनीति विज्ञान के आतंकवाद को, उसका क्या कारण है, उसको कैसे समाधान किया जाए, इस पे व्यापक विचार होने लगे हैं। अगला है राजनीतिक विचारों का इतिहास। तो राजनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही आज राजनीतिक स्थिति को सही रूप में समझा जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में सुकरात और प्लेटो से लेकर बर्ट्रैंड रसेल और मनु से लेकर महात्मा गांधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर राजनीति के क्षेत्र में व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है। तो यानी राजनीतिक विचार जो राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने समय समय पर दिए और उन्होंने जिन विचारधाराओं का प्रतिपादन किया, उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे समाजवाद क्या है और उदारवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, इनकी
क्या क्या मान्यता है। तो ये सब चीज़ें हैं राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंध और संगठनों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत से प्रकार के क्षेत्रीय संगठन जो बन रहे हैं वो WTO, WHO, ये इन सब चीज़ों का अध्ययन और शरणार्थियों की समस्या, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय संध्या है, ये सब राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सीमाओं तक तो राज्य का क्षेत्र परंपरागत रूप से विस्तृत है, किंतु राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय गतिशील है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक विकास के कारण संपूर्ण मानव समाज ने एक इकाई का रूप धारण कर लिया है। विश्व के कोने में होने वाली घटना का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। अमेरिकन राजनीतिक वेंडेल विल्की ने अपनी पुस्तक एक विश्व में संपूर्ण मानव समाज की जो एक रूपता दिखाई है वह एक तथ्य है, और इससे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। ये बात कही गई है कि वर्तमान जो दौर है वो उदारीकरण और भूमंडलीकरण का है, यानी हर एक देश एक पूरे विश्व से जुड़ गया है, यही भूमंडलीकरण है। और इसमें जब पूरा वैज्ञानिक प्रगति के इतने व्यापक विकास ने, जब सब दुनिया एक गांव हो गई है, सब लोग आपस में जुड़ गए हैं, संचार का इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है कि विश्व के एक कोने में होने वाली घटना दूसरे कोने में भी पहुंच जाती है, और आवागमन के साधनों का भी विस्तार इतना हो गया है कि कहीं भी 24 घंटे में पहुंचा जा सकता है। तो ये भूमंडलीकरण की अवधारणा का भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है।